नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड एट वॉर। मेरा नाम मोहम्मद सालेह है। इस हफ्ते 20 साल पूरे हो जाएंगे जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इराक पर हमला किया था। न्याय के लिए युद्ध करने वाली बात एक भ्रम है। ये सच नहीं है कि युद्ध के जरिए हम बेहतर जीवन पा सकते हैं। हर जंग के पीछे वर्चस्व की चाह और अधिक जमीन को हड़पने की मंशा और भौगोलिक रणनीति होती है। इतिहास में कुछ ऐसे युद्ध हुए हैं जो सिर्फ झूठ के अंबार पर आधारित थे, जैसे कि अमेरिका का इराक पर हमला, जिसमें 10 लाख से ज्यादा इराकियों की मौत हो गई। आखिर इस हमले से अमेरिका को क्या हासिल हुआ? सद्दाम हुसैन के पतन ने शक्ति का एक ऐसा रिक्त स्थान पैदा किया जिसने आइसिस जैसे खूनख्वार संगठन को जन्म दिया। 2 दशक के बाद भी इराक की जंग के जख्म आज भी ताजा हैं और ना चाहते हुए भी जॉर्ज बुश के मुंह से भी ये बात निकल गई कि इराक पर जो हमला हुआ था वो अनुचित और एक क्रूर कदम था। मिस्टर बुश, आप उन 10 लाख इराकियों के लिए कब माफी मांगेंगे जो आपके झूठ की वजह से मारे गए? आपने जनसंहार वाले हथियारों के बारे में झूठ बोला। आपने ये झूठ भी बोला कि 9/11 में इराक का हाथ था। इराक पर एक खतरा बन जाने का झूठा इल्जाम लगाया। आपने मुझे 2003 में इराक भेजा, मेरे दोस्त मारे गए, आपने लोगों को मार डाला। आपने ना जाने कितने झूठ बोले। 10 लाख इराकी मर चुके हैं क्योंकि आपने झूठ बोला था। मेरे दोस्त मर चुके हैं क्योंकि आपने झूठ बोला था। आपको माफी मांगने की जरूरत है। ये माइक प्रिजनर हैं। इराक युद्ध में जॉर्ज बुश द्वारा भेजे गए सैनिकों में वो भी एक सैनिक थे और उन्होंने 2021 में लॉस एंजल्स में हुए एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति से बहस की थी। अब से 20 साल पहले 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने चकाचौंध और हैरानी में डाल देने वाले हमलों के जरिए इराक पर चढ़ाई करने की शुरुआत की थी। जॉर्ज बुश ने हालांकि बाद में ये माना था कि अफगानिस्तान और इराक पर हमले करने का उनका फैसला ईश्वरीय प्रेरणा का नतीजा था, लेकिन हमले के वक्त उन्होंने बहुत स्पष्ट धमकी दी थी। दशकों का धोखा और क्रूरता अब अपने अंत पर पहुंच गया है। सद्दाम हुसैन और उनके बेटों को 48 घंटे के अंदर इराक छोड़ना पड़ेगा। अगर वो इससे इनकार करते हैं तो इसका नतीजा सैन्य संघर्ष से निकलेगा, जिसका वक्त हम तय करेंगे। इराक पर हमला करने का अमेरिकी लक्ष्य वहां पर सत्ता परिवर्तन करना था और इसे हासिल करने के लिए अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर जनसंहार के हथियारों को बनाने और उन्हें जमा करने का आरोप लगाया था। अमेरिका के इस बयान पर हर किसी ने विश्वास नहीं किया था। दुनिया के तमाम देशों और राजधानियों में हजारों लोग इस मनमाने युद्ध को खत्म कराने के लिए सड़कों पर निकल पड़े थे। और जब आसमान से अमेरिकी बमों की बरसात की गई और जब सेंट्रल बगदाद में सद्दाम हुसैन की भव्य प्रतिमा को गिराया गया, तब ये पूरी तरह से साफ हो गया कि जॉर्ज बुश प्रशासन ने खुलेआम झूठ बोला था। झूठ पर आधारित इस बर्बर युद्ध को लड़ने के लिए 40,000 ब्रिटिश सैनिकों के साथ 1.5 लाख अमेरिकी सैनिक भेजे गए थे। इस हमले के 3 हफ्ते के अंदर ही 9 अप्रैल को अमेरिका ने जीत की घोषणा कर दी। Major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. लेकिन ये इराक में खून खराबी की शुरुआत थी। सद्दाम हुसैन के समर्थक धड़ों ने अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। सत्ता में जो खालीपन पैदा हुआ, उसकी वजह से अराजकता का माहौल बन गया। 2004 तक फलूजा में सुन्नी धड़ों की बगावत बहुत तीखी हो गई, जबकि दक्षिण में शिया मौलाना मुक्तदा अल सद्र के समर्थकों ने अपने गढ़ में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। अबू गरीब की जेल में बंद कैदियों के साथ अमेरिकी सैनिकों के बर्बर और अमानवीय बर्ताव की तस्वीरें भी सामने आने लगी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई। इस पर इराकी उपन्यासकार सिनान अंतून ने एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पूछा है। युद्ध का समर्थन करने वालों को, खासकर अमेरिकी लोगों को ये सोचना चाहिए कि इतिहास में कब ऐसा हुआ है जब लोकतंत्र मिसाइलों और बमबारी से आया है। 2011 तक इराक में 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे, लेकिन इससे भी बुरा वक्त अभी आना बाकी था। इराक की सत्ता में पैदा हुए खालीपन और शिया सुन्नियों के बीच छिड़े भीषण गृह युद्ध ने जो माहौल पैदा किया, उससे ISIS का उदय हुआ। हालांकि ISIS को हरा दिया गया, लेकिन इराक पर हमले के लिए
जिस झूठ को बेचकर जॉर्ज बुश ने युद्ध किया, उससे हिंसा का जो कुचक्र शुरू हुआ वो 2 दशक बाद भी जारी है। ये सिर्फ एक आदमी का फैसला है जिसकी वजह से पूरी तरह से अन्याय पर आधारित एक बर्बर हमला इराक के खिलाफ शुरू हुआ। मेरा मतलब है यूक्रेन के खिलाफ। of Ukraine. Iraq. Anyway. डिप्लीटेड यूरेनियम वाले गोले। जी हां, आपने सही सुना। बख्तरबंद को भेद देने वाले गोले। ब्रिटेन ने यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में ऐसे ही गोले भेजने का प्रस्ताव दिया है जिन्हें डिप्लीटेड यूरेनियम से बनाया जाता है। तो सवाल यह है, डिप्लीटेड यूरेनियम वाले गोले क्या होते हैं? क्या इस तरह के हथियार का इस्तेमाल कानूनी रूप से सही है? अतीत में उनका इस्तेमाल कहां हुआ है? यूक्रेन पर रशिया के हमले की शुरुआत से ही जानकार इस युद्ध के परमाणु युद्ध में बदल जाने की आशंका पर बात कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर युद्ध क्षेत्र में एक बार भी डिप्लीटेड यूरेनियम वाले गोलों का इस्तेमाल अगर यूक्रेन ने किया तो रशिया भी अपने डिप्लीटेड यूरेनियम वाले हथियारों से उतना ही जबरदस्त जवाबी हमला करेगा। यह युद्ध की एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे अगर एक बार भी पार किया गया तो वहां से लौटना नामुमकिन होगा। यूक्रेन युद्ध में दोनों पक्षों के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के करीब 81 लाख लोगों को अपने घर से विस्थापित होना पड़ा। अब वो यूरोप के अलग अलग हिस्सों में रेफ्यूजी बनकर रह रहे हैं। इतनी मानवीय पीड़ा के बावजूद इस खून खराबे को रोकने के लिए दूर दराज तक युद्ध विराम की संभावना नजर नहीं आ रही है। और अब यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में एक नए किस्म के हथियार की एंट्री तय हो गई है, डिप्लीटेड यूरेनियम। अगर डिप्लीटेड यूरेनियम सुनकर आपकी सांसें थम गई हैं तो ये सही भी है। 1970 में डिप्लीटेड यूरेनियम को पहली बार अमेरिका और ब्रिटेन ने विकसित किया था। डिप्लीटेड यूरेनियम एक तरह का बाई प्रोडक्ट है जो यूरेनियम को संवर्धित करने की प्रक्रिया के दौरान बनता है। यह हल्का रेडियो एक्टिव होता है। माना जाता है कि इससे जन्मजात बीमारियां और विकार हो सकता है। ये मिट्टी को रासायनिक रूप में दूषित कर सकता है। इससे त्वचा में जलन हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है और इसके संपर्क में आने वाले लोगों को त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। डिप्लीटेड यूरेनियम को सबसे पहले अमेरिका ने 1991 में इराक के खाड़ी युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया था। 1991 में इराक के नर्सिया शहर पर बमबारी की गई थी। 2003 में नर्सिया पर दोबारा बमबारी की गई। कहा जाता है कि यहाँ लगातार कई वर्षों से रहने वाले माता पिता से हुए बच्चे जन्मजात विकार के साथ पैदा हुए। इराक के अलावा 1999 में कोसोवो में भी डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ है। डिप्लीटेड यूरेनियम लेड के मुकाबले 1.7 गुना ज्यादा घना होता है। टैंक के बख्तर को सीधे भेज देते हैं और भाप के जलते हुए बादल की तरह से फट पड़ते हैं। और जब ये भाप नीचे आती है तब चारों तरफ जहरीली रेडियो एक्टिविटी फैल जाती है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पश्चिमी मुल्कों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि डिप्लीटेड यूरेनियम के इस्तेमाल का अंजाम सबके लिए बुरा होगा। ये लड़ाई को और ज्यादा भीषण बनाने और उसे गंभीर तरीके से ज्यादा खतरनाक बनाने की तरफ उठा कदम है। पश्चिमी देशों के कुछ पक्षकारों का कहना है कि इसमें कुछ भी डरावने वाला नहीं है, क्योंकि यूरेनियम वाले गोलों पर प्रतिबंध नहीं है और वो किसी भी तरह का समझौता नहीं तोड़ रहे हैं। लेकिन लोगों को याद रखना चाहिए कि इराक और यूगोस्लाविया में डिप्लीटेड यूरेनियम वाले गोलों के इस्तेमाल का क्या नतीजा निकला। उस वक्त लाखों लोग और डिप्लीटेड यूरेनियम के गोलों का इस्तेमाल करने वाले नेटो के सैनिक प्रभावित हुए थे। तब कैंसर पैदा करने वाली और बाकी बीमारियों से जुड़े मामले बढ़ गए थे। मिट्टी आने वाले कई दशकों के लिए जहरीली हो गई थी। फिलहाल डिप्लीटेड यूरेनियम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राष्ट्र का कोई समझौता नहीं है। इसके बावजूद परमाणु निगरानी करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था IAEA ने डिप्लीटेड यूरेनियम वाले हथियारों के इस्तेमाल से होने वाले खतरों के प्रति बार बार चेताया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को दिए जाने वाले 14 चैलेंजर 2 टैंकों के साथ डिप्लीटेड यूरेनियम वाले गोले भी भेजेगा। रूस के पास भी डिप्लीटेड यूरेनियम से बने हथियारों का बड़ा जखीरा है। 13 महीने से यूक्रेन का युद्ध आला दर्जे के परंपरागत हथियारों से लड़ा जा रहा है, लेकिन अब साफ होता जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध धीरे धीरे परमाणु हदों को तोड़ने की तरफ बढ़ रहा है। यूक्रेन का 20% हिस्सा खंडर में तब्दील हो चुका है। खाना खत्म हो चुका है।
पीने के पानी का भयंकर संकट पैदा हो गया है। इस तबाही से बच जाने वाले हजारों लोग जो भागकर सुरक्षित जगहों तक पहुंच गए हैं, वो दर्द की बहुत सी डरावनी कहानियां सुनाते हैं। मैंने महसूस किया कि मेरे जिस्म का तापमान इतना बढ़ गया है कि मुझे लगने लगा कि मैं जिंदा जल जाऊंगा। कुछ पल के लिए मैंने यही इच्छा की कि मेरे ऊपर कंक्रीट का स्लैब गिर जाए ताकि मैं जिंदा जल जाने से बच जाऊं। उस धमाके के बाद कुछ पलों के लिए ये सोच थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी। और इन सब के बावजूद युद्ध क्षेत्र की बागडोर अपने हाथ में रखने वाले सियासी नेता उसे और भीषण बनाने के लिए डोर को और ज्यादा खींचने से बाज नहीं आ रहे, जिससे ऐसा लगने लगा है कि वो हमें एक परमाणु प्रलय की तरफ खींच रहे हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की राजधानी बैंगुई के बाहरी इलाके में चीनियों द्वारा संचालित सोने की एक खदान में चीन के 9 नागरिकों की बर्बर हत्या कर दी गई। इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी गुट ने नहीं ली है, लेकिन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में चीनी नागरिकों और चीनी हितों को निशाना बनाने वाले कई हमले हो चुके हैं। करीब 4 दशकों से सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक लगातार हो रहे गृह युद्ध की चपेट में है। तो सवाल यह है कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में खून खराबे की इस ना खत्म होने वाले सिलसिले की वजह क्या है? चीनी ठेकेदार द्वारा संचालित चिम्बोलो गोल्ड माइन पर सुबह 5 बजे हमला हुआ। खदान में अचानक ही कई बंदूकधारी घुस आए। उन्होंने वहां मौजूद गार्ड्स को काबू में कर लिया और गोलियां चलाने लगे। इस हमले में चीन के 9 नागरिक मारे गए और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में चीन से वित्तीय मदद प्राप्त कर एक निजी कंपनी पर बीजिंग के वक्त के हिसाब से 19 मार्च को सशस्त्र हमला हुआ। अभी तक 9 चीनी नागरिक मारे जा चुके हैं और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। महासचिव शी जिनपिंग ने इस मामले में बहुत तवज्जो दी है। उन्होंने जख्मियों के इलाज, एक तयशुदा तरीके से बाद के हालात से निपटने और कानून के हिसाब से इस हमले को अंजाम देने वालों को सख्त सजा देने और चीनी नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। चीन के दूतावास ने एहतियाती कदम उठाते हुए अपने नागरिकों को राजधानी से बाहर सफर न करने की सलाह दी है। अभी तक किसी भी आतंकी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। प्रधानमंत्री फेलिक्स मोलुआ ने सीपीसी यानी कोलिशन ऑफ पैट्रियट्स फॉर चेंज नाम के विद्रोही गुट पर यह हमला करने का आरोप लगाया है। सीपीसी विद्रोही गुटों का गठबंधन है जिसे 2020 के राष्ट्रपति चुनावों के वक्त राष्ट्रपति फाउस्टीन ऑर्चेंज तो आडेरा के विरोध करने के लिए बनाया गया था। इस आतंकी गुट ने न सिर्फ हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया बल्कि उसकी निंदा भी की है। उन्होंने इसका इल्जाम रूसी वैगनर लड़ाकों पर मढ़ दिया। हालांकि अपने आरोपों को साबित करने के लिए किसी ने भी कोई सबूत नहीं दिए। 22 मार्च को हजारों लोगों ने चीन और रूस के समर्थन में बनगुई की सड़कों पर मार्च किया। दुनिया के सबसे गरीब देशों में एक सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 2013 से ही गृहयुद्ध की आग में झुलस रहा है। मुल्क के एक बड़े हिस्से में आतंकियों का वर्चस्व है, जहां से अक्सर पानी और संसाधन के लिए झड़प होने की खबरें आती रहती हैं। हिंसा के इस कुचक्र की वजह से सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में 5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। चीन के नागरिकों पर हाल में हुए हमले की वजह से दुनिया के इस दूसरे नंबर के सबसे कम विकसित देश में सुरक्षा के हालात और खराब हो गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों इस वक्त गहरे संकट में हैं। उनके विवादास्पद पेंशन सुधार कानून के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारी रैली कर रहे हैं। 23 मार्च को फ्रांस के 8 मुख्य संघों ने राष्ट्रव्यापी विरोध जताया। इस 90वें हड़ताल ने पूरे देश को पंगु बना के रख दिया है। बस स्टेशनों, हवाई अड्डों और रिफाइनरीज पर चक्का जाम होने की वजह से पूरे देश में अराजकता का माहौल है। कूड़ा बिनने वालों ने भी काम पर आने से इनकार कर दिया है, जिससे हजारों टन का कचरा पेरिस की सड़कों पर सड़ रहा है। हालांकि मैक्रों इस मामले पर यह तर्क दे रहे हैं कि पेंशन के नियमों में होने वाले बदलाव देश के हित में है, लेकिन सच्चाई है क्या? हमारी अगली रिपोर्ट आपको बताएगी। प्रस्तावित पेंशन सुधार विधेयक के विरोध की वजह से पूरा फ्रांस लगातार हो रहे प्रदर्शनों की आग में झुलस रहा है। 23 मार्च को फ्रांस के राज्यों में हजारों प्रदर्शनकारियों ने हाथों में झंडे और बैनर के साथ सड़कों पर मार्च किया। इमैनुअल मैक्रों से पेंशन नियमों में हुए बदलावों को वापस लेने की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की।
जनता के बीच हुए सर्वेक्षणों में जाहिर होता है कि अधिकांश मतदाता रिटायरमेंट की आयु 62 से बढ़ाकर 64 वर्ष करने का विरोध कर रहे हैं। मैं पेंशन सुधार के विरोध में हड़ताल पर हूँ, लेकिन इससे ज्यादा नाराजगी लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ सरकार के उठाए गए कदम को लेकर है। ये बहुत जरूरी है कि सरकार अब लोगों की बात सुने, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। अगर लोग इस बदलाव के खिलाफ हैं, तो उन्हें सुना जाना चाहिए। फ्रांस की सरकार का मानना है कि फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था को घाटे में जाने से बचाने के लिए ये बदलाव जरूरी है। ये सुधार फ्रांस को अपने यूरोप के पड़ोसियों के मापदंडों के बराबर लाएगा, जहां रिटायरमेंट की उम्र अधिक है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि ये बदलाव शारीरिक श्रम से जुड़ी नौकरियां करने वाले लोगों के लिए ठीक नहीं है। साथ ही उन महिलाओं के लिए भी परेशानी पैदा होगी जिनके करियर पर बच्चों की परवरिश की वजह से विराम लगता है। लोगों का गुस्सा 16 मार्च को और बढ़ गया, जब सरकार ने संसद के निचले सदन में वोटिंग को बाईपास कर दिया। फ्रांस की जनता के इस खुले विद्रोह की वजह इमैनुअल मैक्रों द्वारा कानून के साथ किया गया खिलवाड़ है। इस तरह का कानून फ्रांस की जनता को गर्त में धकेलने वाला कदम माना जा रहा है। फ्रांस के प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई, साथ ही उन्होंने कूड़ेदान और बैरिकेड्स में आग लगा दी। 22 मार्च को एक टेलीविजन इंटरव्यू में मैक्रा की टिप्पणियों ने मामले को और भी बदतर बना दिया। अगर हमारे पास पेंशन प्रणाली को संतुलित करने के 100 समाधान नहीं है, यही एक विकल्प है। हम जितना अधिक इंतजार करेंगे, हालात उतने ही बदतर होते जाएंगे। इसलिए ये सुधार जरूरी है। मेरा फ्रांस के लोगों से कहना है कि मुझे ऐसा करने में मजा नहीं आता, लेकिन ये फैसला लेकर मैंने अपनी जिम्मेदारी की भावना व्यक्त की है। नीस और टुलूज के दक्षिणी शहरों में रेल यातायात को ठप कर दिया गया। साथ ही तेल डिपो पर प्रदर्शन किया गया। सार्वजनिक परिवहन में बाधा डाली गई और हड़ताल की वजह से कचरे का ढेर भी जमा हो गया है। 4 साल पहले येलो वेस्ट विद्रोह के बाद से इमैनुअल मैक्रा के राज में आए दिन होती ये हड़तालें गंभीर संकट के संकेत हैं। क्या इमैनुअल मैक्रा अपने फैसलों पर अडिग रहेंगे या फ्रांसीसी जनता की आवाज सुनने पर मजबूर हो जाएंगे? ये तो वक्त ही तय करेगा। कोलंबिया ने 19 मार्च को अपने देश के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल के साथ चले आ रहे संघर्ष विराम को स्थगित कर दिया। कोलंबियाई राष्ट्रपति की संपूर्ण शांति योजना के तहत दोनों पक्षों ने पिछले साल दिसंबर में संघर्ष विराम का ऐलान किया था। माना जा रहा है कि उत्तर पश्चिम कोलंबिया के नागरिकों पर जुल्म ढाने और उन पर हमला करने की वजह से इस संघर्ष विराम को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि विपक्षी दलों का दावा है कि यह संघर्ष विराम कभी दो तरफा था ही नहीं, सिर्फ सरकार ही थी जो इसका पालन कर रही थी। इस मामले को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने रविवार यानी 19 मार्च को कोलंबिया के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल ग्रुप डेल गोल्फो यानी द गल्फ क्लैन के साथ हुए 6 महीने के संघर्ष विराम को सस्पेंड कर दिया। गुस्तावो ने इस कार्टेल पर उत्पात मचाने और आतंक को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है और सुरक्षा बलों को इस गिरोह के खिलाफ फौजी अभियानों को फिर से शुरू करने का आदेश दे दिया। सरकार ने द्विपक्षीय संघर्ष विराम को सस्पेंड करने का निर्णय लिया है। इसी वजह से सैन्य बलों और राष्ट्रीय पुलिस को डेल गोल्फो के खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें खत्म करने का आदेश दिया गया है। माना जा रहा है कि संघर्ष विराम को स्थगित करने का फैसला हिंसक संघर्ष को खत्म करने की राष्ट्रपति पेट्रो की कोशिशों के नाकाम हो जाने का सबूत है। पिछले साल 31 दिसंबर को राष्ट्रपति पेट्रो ने गल्फ क्लैन, नेशनल लिबरेशन आर्मी यानी ELN सहित फॉर्मर रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ कोलंबिया यानी FARC जैसे कई सशस्त्र गुटों के साथ द्विपक्षीय संघर्ष विराम की घोषणा की थी। राष्ट्रपति पेट्रो दशकों से चल रहे हिंसक संघर्ष को आपराधिक गुटों के साथ बातचीत के जरिए खत्म करना चाहते थे। ये उनकी संपूर्ण शांति योजना के प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि ये कदम पूर्व राष्ट्रपति इवान ड्यूक के कट्टर दृष्टिकोण से एकदम विपरीत था, लेकिन इसके फौरन ही बाद पुलिस को मुश्किलों से दो चार होना पड़ा। दरअसल मार्क्सवादी गुट LEN ने इस तरह के किसी भी संघर्ष विराम समझौते का हिस्सा होने की बात से ही इनकार कर दिया। सरकार ने FARC के असंतुष्टों पर समझौते की बहुत सी शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इसे आखिरी झटका पिछले ही हफ्ते लगा, जब पेट्रो ने गल्फ क्लैन पर भी संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगा दिया। उस पर पानी के एक पुल पर हमला करने और सोने की खदानों में काम करने वाले अनियमित मजदूरों को विरोध प्रदर्शन के लिए उकसाने का आरोप लगाया।
कोलंबिया में आपराधिक गुट सोने के अवैध खनन से लगभग उतना ही पैसा कमाते हैं जितना कि वो कोकीन की तस्करी से कमाते हैं। संघर्ष विराम टूटने के विरोध में कोलंबिया की सड़कों पर बड़े पैमाने पर आगजनी की गई। आपराधिक गिरोह के सदस्यों ने दर्जनों वाहनों को कथित तौर पर आग के हवाले कर दिया। कोलंबियाई सेना ने भी गल्फ क्लैन के 2 सदस्यों को मारने का दावा किया है। मुठभेड़ में सेना के 2 AK-47 राइफल, एक 40 mm ग्रेनेड लॉन्चर, एक पिस्टल और गोला बारूद भी बरामद किया। सशस्त्र बल गल्फ क्लैन से जुड़े गुट एर्लिन पिनो डुआर्टो के सदस्यों के खिलाफ लड़ाई में लगे हुए हैं। सैन्य टास्क फोर्स सैन्य अभियानों के दौरान एल्गाटो और कैडेना को मारने में कामयाब रहे। वो फौजियों के वेश में थे और उनके पास सैन्य बलों द्वारा इस्तेमाल करने वाले हथियार भी मिले। पूर्व दक्षिणपंथी अर्धसैनिक बलों से गठित गल्फ क्लैन का कोलंबिया से निर्यात किए जाने वाले 30 से 60% ड्रग्स पर नियंत्रण है। कोलंबिया के कई प्रांतों में इसकी गहरी पैठ है। इसके अलावा इनके अन्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठनों के साथ भी संबंध है। उनके साथ मिलकर रूस तक पहुंच रखने वाला ये क्लैन कोलंबिया से अमेरिका तक ड्रग्स की तस्करी करता है। सोने के अवैध खनन और लोगों की तस्करी कार्टेल की आमदनी के अन्य प्रमुख स्रोत हैं। हालांकि इस कार्टेल को 2021 में उसके मुखिया डायरो एंटोनियो ओसूगा उर्फ ओटोनियल की गिरफ्तारी से बड़ा झटका लगा था। लेकिन इसके बावजूद इस कुख्यात कार्टेल ने अपना काम जारी रखा। दुनिया में कोकीन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले देश में इस ड्रग कार्टेल के खिलाफ चौतरफा युद्ध कारगर साबित होगा या नहीं, ये अब वक्त ही बताएगा। तो ये था हमारा आज का शो। आपको ये शो कैसा लगा आप हमें जरूर लिखकर बताइए। आप मेरे से मेरे ट्विटर हैंडल के जरिए जुड़ सकते हैं जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। Z News.